एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं यूसीसी के बारे में बात करूं। इस संविधान के शेड्यूल 3 में शपथ बनी हुई है। शपथ है केंद्रीय मंत्रियों की, सांसदों की, विधायकों की, राज्यों के मंत्रियों की, हाई कोर्ट के जजों की और सुप्रीम कोर्ट के जजों की। ये 6 लोग शपथ क्या लेते हैं इसको समझिए। केंद्रीय मंत्री यानी प्रधानमंत्री और सारे मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और सारे मंत्री, विधायक, हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस भी, सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस भी। ये शपथ क्या लेते हैं कि मैं इस संविधान का अक्षरशः पालन करूंगा। जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उसका एक एक शब्द को मैं फॉलो करूंगा। इस संविधान की भावना के अनुरूप कार्य करूंगा। भावना कहां लिखी है? प्रियम्बल में। भावना क्या है? इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। और अगर शॉर्ट में कह दें तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह शपथ प्रधानमंत्री भी लेते हैं, सारे मंत्री लेते हैं, सारे सांसद लेते हैं, सारे मुख्यमंत्री लेते हैं, सारे विधायक लेते हैं, हाई कोर्ट के जज लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी लेते हैं। और इस संविधान का अक्षरशः पालन करने, इस संविधान की भावना के अनुसार कार्य करने, इस संविधान की भावना को आगे बढ़ाने, इस संविधान का जो गोल्डन गोल है समता मूलक समाज की स्थापना, उसको अचीव करने के लिए ही हमारे 5500 सांसदों और विधायकों, भारत में टोटल 5500 सांसद और विधायक हैं, एमएलए, एमएलसी, एमपी, लोकसभा, राज्यसभा सब मिला के। इन 5500 लोगों के ऊपर हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। कितना खर्च होता है? और ये किसका पैसा है? अरे बोलिए, हमारा भाई। आप लोग 55,000 करोड़ रुपए हर साल हमारे 5500 सांसदों विधायकों के ऊपर खर्च करते हैं और उनको कहते हैं इस संविधान के अनुसार कार्य करो, इस संविधान की भावना के अनुसार कार्य करो, संविधान में जो बातें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं उनको कंटिन्यू करो, जो नहीं इंप्लीमेंट है उनको इंप्लीमेंट करो। इसीलिए शपथ लेने के बाद हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज कभी यह नहीं कहते कि संविधान का यह आर्टिकल मैं नहीं मानूंगा। आपने कभी सुना किसी हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट को? सुना नहीं। अगर हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज कह दे कि संविधान का आर्टिकल 44 नहीं मानूंगा या कोई भी एक आर्टिकल नहीं मानूंगा, यह गलत है, तुरंत इंपीचमेंट आ जाएगा, तुरंत उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वही शपथ सांसद विधायक लेते हैं और आज कह रहे हैं आर्टिकल 44 नहीं आना चाहिए। यह मक्कारी हुई कि नहीं? जोर से बोलिए। अरे डॉक्टर को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है इलाज करने के लिए, अगर इलाज न करे तो मक्कारी हुई कि नहीं? इंजीनियर को जिस काम के लिए वेतन भत्ता मिलता है, अगर अपना काम न करे तो मक्कारी हुई कि नहीं हुई? तो वैसे सांसदों विधायकों को इस संविधान के अनुसार कार्य करने, संविधान को अक्षरशः पालन करने, संविधान की भावना को आगे बढ़ाने के लिए जब वेतन भत्ता मिलता है तो जो इसका विरोध कर रहे हैं वो मक्कारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 100%। कौन मक्कार है आप लोगों ने टीवी में देख लिया। हाँ, देखिए, एक बार कॉमन मैन जो नहीं पता संविधान में क्या लिखा नहीं पता, वैसे तो ये हम सबकी ड्यूटी है, इसका हम इसमें लिखी बात का विरोध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने प्रियम्बल में लिख दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम सबने इसको 1950 में इसको एडॉप्ट किया है, ये हम सबने लिखा इसमें। हमारी तरफ से 300 लोगों ने इस पे लिखा, लेकिन उस तरीके से हम सबने कहा। फिर भी जिसको नहीं पता इसमें क्या लिखा है वो एक बार विरोध कर दे आर्टिकल 44 का, बात समझ में आती है। लेकिन जिन लोगों ने शपथ लिया है, और कुछ लोगों ने तो 3-4 बार शपथ ले लिया, वो 20 साल से शपथ ले रहे हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं इसका। ऐसे लोगों की सरसता खत्म होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? संविधान की शपथ लेके संविधान का विरोध करना, इनकी सरसता खत्म होनी चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कसे लड़के लड़की, देश की सभी बहन बेटियों की शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। मेरी पीआईएल जब मैंने 2018 में फाइल किया था,
उस समय मैंने रिसर्च किया था, 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है। 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है। और इवन कुछ तो ऐसे देशों में भी शादी विवाह की उम्र समान है जो प्योरली इस्लामिक कंट्री है। कुछ ऐसे में भी है जहां 90% क्रिश्चियन, वहां भी समान है। और भारत जो हम कहते हैं सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहां शादी विवाह की उम्र समान करने में अभी भी नहीं करो, नहीं करो, करो नहीं करो, करें क्या हो जाएगा भाई? अगर देश की सभी बहन बेटियों की शादी को मान लो 18 साल हो गई, हिंदुओं में है, हिंदू जैन बौद्ध सिख में है, अगर मुस्लिम बेटियों की भी हो गई, अच्छा है ना, कम से कम 12वीं कर लेंगी। अगर सबकी 21 साल हो गई तो अच्छा है, देश की सभी बहन बेटियां ग्रेजुएशन कर लेंगी। इसमें दिक्कत कहां से आ गई? इसमें कहां से किसी का पर्सनल लॉ डिस्टर्ब हो रहा है? आप 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम करिए। 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम क्या है? फेथ, प्रेयर, जकात, फास्टिंग, हज। इसमें कहां शादी विवाह की उम्र करने से इन 5 के पांचों में से फेथ, प्रेयर, जकात, फास्टिंग, हज, कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है। 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी कर लीजिए, कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं। 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म कर लीजिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं। 5 टेनेट्स ऑफ हिंदुइज्म कर लीजिए, कहीं, अरे सारे पंथों के 5 टेनेट्स हैं, उसको गूगल कर लीजिए। शादी विवाह की उम्र समान करने से कहीं कोई इंटरफेरेंस आ ही नहीं रहा है। दिक्कत कहां से है? लेकिन चूंकि अपनी ओट जीवी नोट जीवी नेताओं को अपनी दुकान चलानी है, तो उनको अपना हंगामा खड़ा करना है। शादी विवाह की उम्र, देश की सभी बहन बेटियों की शादी का रजिस्ट्रेशन अगर कंपलसरी हो जाएगा, किसका रिलीजन खतरे में आएगा भाई? अरे शादी हुई तो बाद में रजिस्ट्रेशन करा लो, प्रॉब्लम कहां है? तीसरा क्या होगा? जितने भी एक्स्ट्रा जुडिशियल तलाक हैं वो खत्म हो जाएंगे। जितने भी एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। जो भी डिवोर्स होगा थ्रू प्रोसेस कोर्ट होगा, कोर्ट के जरिए होगा। अब कोर्ट के जरिए होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो ओरल चल रहे हैं ये बंद हो जाएंगे, एक तरफा वाले बंद हो जाएंगे। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि आज भी हमारी मुस्लिम बेटियां ट्रिपल तलाक खत्म होने के बावजूद 4 तरीके के तलाक से आज भी पीड़ित है। तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया। और इनको आप गूगल करना, ये चारों तलाक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैं उनके खिलाफ कोर्ट में लड़ रहा हूं। दिल्ली में रिपब्लिक चैनल में एक पत्रकार बेनजीर हिना, 30 साल की लड़की, उसके हस्बैंड ने उसको 3 चिट्ठी भेजी, एक अप्रैल में भेजी, एक मई में भेजी, एक जून में भेजी, और उस पर साइन भी नहीं किया। बोले मैं तुम्हें तलाके हसन देता हूं। 3 चिट्ठी भेजी, बाद में उसको पेटीएम से 15,000 रुपए भेजा, बोला ये तुम्हारा मेंटेनेंस। 2,000 रुपए भेजा, बोला ये दूध पीने, ये बच्चे का दूध पीने का खर्चा। 17,000 रुपए। अरे जब शादी होती है, निकाह होता है, तब तो दोनों पक्ष बैठते हैं, दोनों पक्ष रहते हैं, दोनों पक्षों के बीच में अकेले अकेले थोड़ी होती है, दोनों पक्ष बैठते हैं ना भाई। हिंदू धर्म में भी मंडप में एक तरफ कन्या, एक तरफ वर। मुस्लिम्स में भी एक तरफ लड़की के पक्ष, एक तरफ लड़के का पक्ष। इस अपने क्रिश्चियनिटी में भी जहां मैरिज होती है वहां पे भी दोनों पक्ष बैठते हैं। तो अगर शादी में दोनों पक्ष बैठ के शादी करते हैं तो डिवोर्स के समय दोनों पक्ष क्यों नहीं बैठने चाहिए? बैठने चाहिए, नहीं बैठने चाहिए। लेकिन तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये ईमेल के जरिए चल रहा है, व्हाट्सएप के जरिए चल रहा है, टेलीग्राम के जरिए चल रहा है, एसएमएस के जरिए चल रहा है, कुरियर के जरिए चल रहा है, और जीमेल के जरिए चल रहा है। जो जीमेल अभी बनी है 10-20 साल पहले जीमेल थी क्या? 1500 साल पहले थी क्या जीमेल? नहीं थी। अभी आई जीमेल, वो जीमेल भी चल रहा है। एक लड़की है कलबुर्गी कर्नाटक की, डॉक्टर, एमबीबीएस एमएस गाइनोलॉजिस्ट, उसके हस्बैंड एमबीबीएस एमडी, सास ससुर दोनों डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम। बोला मैंने तुम्हें आजाद किया, मैंने तुम्हें आजाद किया, मैंने तुम्हें आजाद किया, जा आजाद हो जा।
और हम वो बेचारी गई काजी के पास, बोले हमको तो कह दिया आजाद किया, बोले हाँ ये तलाके किनाया इसी को कहते हैं, इसको तलाके किनाया कहते हैं, मैंने तुम्हें आजाद किया, मैंने तुम्हें आजाद किया। वो भाग के सुप्रीम कोर्ट आई, पढ़ी लिखी लड़की थी, भाग के आ गई। अब ये बताओ, वो तो एमबीबीएस एमएस थी, गायनोलॉजिस्ट थी, सुप्रीम कोर्ट भाग के आ गई। वो गांव की, मुजफ्फरनगर या बंगाल या असम, वो गांव की लड़की जिसके माता पिता ने कभी कोर्ट भी नहीं देखा, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भाग के आ सकते हैं क्या? यह प्रताड़ना होनी चाहिए भारत के अंदर क्या? तो जब ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन होगा, तो इसका वास्तव में सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटियों को। अगर नपुंसकता के आधार पर तलाक हो तो सबका हो, बचपन के आधार पर हो तो सबका हो, कोड होने पर हो तो सबका हो, जो भी ग्राउंड्स है, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, वो कॉमन होना चाहिए। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ऐसा थोड़ी कि एक ही बिल्डिंग में एक फ्लोर पे हिंदू, दूसरे फ्लोर पे मुस्लिम। आपके डीएलएफ में ऐसे 4-4 फ्लोर बने हुए हैं ना। अब पता चला 4 फ्लोर पे 4 लोग रहते हैं, तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स चारों के लिए अलग अलग, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स उसी बिल्डिंग में चारों के लिए अलग अलग। ये संविधान है क्या? ये संविधान है? नहीं। तो शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, क्योंकि उनकी शादी की उम्र आज भी प्यूबर्टी चल रही है, यानी पीरियड आ जाए शादी हो सकती है। और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और मिलावटी सब्जी और मिलावटी बाकी चीजों के कारण आज की रेट में 8 साल में भी पीरियड आ रहा है। आता है कि नहीं आता है? 8 साल में भी आ रहा है। जो पहले 14 साल में आता था, 13 साल में आता, आज की डेट में 8-9 साल में भी आ रहा है। अब ये बताओ, 8-9 साल में बच्ची शादी के लायक होती है क्या? जिसको प्रेप में हो, केजी मतलब सेकंड थर्ड में पढ़ने वाली बच्ची। तो इसलिए शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? हमारी मुस्लिम बेटियों को। शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसको मिलेगी? मुस्लिम बेटियों को। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? हमारी मुस्लिम बेटियों को। सबको मिलेगा, लेकिन मैं ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि यह प्रॉब्लम बाकियों में भी है। गांव देहात में सबका लगभग एक जैसा माहौल है, सबको है, लेकिन बेनिफिट जो सबसे ज्यादा होगा इफेक्टिव, भाई एक जगह कानून है, एक जगह कानूनी नहीं है। जहां कानून है, अगर वहां अपराध होगा तो कम से कम थाने में जाने की एक अपॉर्चुनिटी तो है। जहां कानूनी नहीं है, वो थाने कैसे जाएगा? अगर गुजारा भत्ता सबको मिलने लग जाएगा, तो इसमें किसी का रिलीजन, मजहब, धर्म खतरे में आएगा क्या? गुजारा भत्ता का फार्मूला, गुजारा भत्ता गुजर बसर करने के लिए मिलता है, मेंटेनेंस करने के लिए मिलता है, सरवाइव करने के लिए मिलता है। एक बार कल्पना करिए, किसी बेटी का डिवोर्स हो गया है, जिस घर में उसको रहना था, जहां की उसको मालकिन बननी थी, वहां से तो निकल गई। जहां वो आई, पता चला यहां 2 भाभी पहले बैठी हुई हैं, 2 भाई पहले से हैं। कैसा भारत में आप जरा कल्पना करिए उस पिता के ऊपर, उस पिता की मानसिक स्थिति को समझिए कि अब वो पूरी की पूरी बेटी जो लाइबिलिटी बन गई, उस पिता की बन गई, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है। क्या करेगा? अरे भैया, अगर डिवोर्स दिया है, अपनी मन से किया है, तो कुछ पैसा दो ना, वो भी सरवाइव करे, वो भी तो जिंदगी जिए। क्या वो सुसाइड कर ले जाके? तो कॉमन सिविल कोड आएगा, तो गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। आज की डेट में सबको नहीं है। अनफॉर्चुनेटली शरीयत एक्ट में 1937 का है, उसमें बहन बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है। इसका दुष्परिणाम, बच्चा गोद नहीं ले सकते, लेकिन शौहर दूसरी शादी कर सकते हैं। अब सोचिए, जो बहन बच्चा ना होने से पहले ही मेंटली प्रेशर में है, मतलब एक उसके ऊपर सामाजिक दबाव है कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, उसके बगल में एक सौतन आके और बैठा दिया जाए और उसको बच्चा हो जाए, वो तो उसी घर में 3rd क्लास सिटीजन हो गई कि नहीं हो गई? आप जरा बताइए, 3rd क्लास सिटीजन हो गई नहीं उस घर में वो? फिर तो सारा मान सम्मान उसको मिलेगा जिसको बच्चा हो गया। जिसको बच्चा नहीं हुआ, वो 3rd क्लास हो गई, नौकरानी बन गई उसी घर में। क्या समस्या आएगी अगर देश की सभी बहन बेटियों को गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा? तो क्या समस्या आएगी अगर देश सभी बहन बेटियों को भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा? तो क्या समस्या आएगी अगर विरासत का इक्वल राइट देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाए? तो
क्या समस्या आएगी अगर वसीयत का इक्वल राइट देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा तो? क्या समस्या आएगी अगर एक पति एक पत्नी का नियम देश की सभी बहन बेटियों पर लागू हो गया तो? क्या समस्या आएगी अपने माता पिता की देखभाल करने का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल गया तो? कोई नहीं। यह कॉमन सिविल कोड प्योरली जेंडर जस्टिस का इश्यू है। यह देश की सभी बहन बेटियों, वो रमा हो या रेशमा रानी हो या कुछ और, सबको एक जैसा बनाने के लिए है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इसमें भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। आप सब लोग डीएलएफ में रहते हैं, मिलेनियम सिटी में रहते हैं, सब लोग संभ्रांत हैं, शिक्षित लोग हैं। आप सब लोगों को इस पर आवाज उठानी चाहिए। और ये जो समस्याएं चल रही हैं, इसके लिए उन्होंने कहा भी था, आचार्य चाणक्य ने, समस्या ये नहीं है कि अराजक लोग अराजकता फैला रहे हैं, समस्या ये है सभ्य लोग शांत होकर बैठे हुए हैं। समस्या यही है, समस्या यह है कि सभ्य लोग शांत होकर बैठे हुए। और सभ्य लोगों के शांत होने का नतीजा पिछले 4-5 दिन से आपको दिख रहा होगा टीवी में। फ्रांस में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। इसलिए मैं कहता हूं, वन नेशन वन सिविल कोड आने से किसी का कस्टम, किसी का ट्रेडिशन, किसी का फेथ, किसी की वर्शिप की स्टाइल, प्रेयर कुछ नहीं बदलने वाली है। हिंदू जैसे 7 फेरे लेते हैं लेते रहेंगे, तिलक लगाते रहेंगे, जनेऊ पहनते रहेंगे, मंदिर जाते रहेंगे। मुस्लिम्स नमाज करते रहेंगे, रोजा रखते रहेंगे, अजान देते रहेंगे, निकाह उनका उसी स्टाइल में होगा, काजी ही पढ़वाएगा। क्रिश्चियंस अपने चर्च में जाते रहेंगे, प्रेयर उनकी वैसे ही होती रहेगी, उनका मैरिज वैसे ही होगा जैसे उनके पास्टर पढ़ाते हैं। सिख अपने गुरुद्वारे जाते रहेंगे, अपना शादी करते रहेंगे, कहीं कोई इंटरफेयर नहीं आना। लेकिन अराजक लोग, देशद्रोही लोग, देश के मक्कार, देश के गद्दार इस पूरे विषय को विवादित बनाना चाहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उनको पता है अच्छे लोग शांत होकर बैठे हुए हैं। वो तभी तक बोल रहे हैं जब तक उनको पता अच्छे लोग शांत होकर बैठे हुए हैं। जब उनको पता जाएगा कि अच्छे लोग भी अब बाहर आ गए हैं, तब ये समस्या खत्म हो जाएगी।